हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब बढ़िया, मस्त, बिंदास, झक्कास। चलिए यार, मैं भी मस्त। स्टार्ट करते हैं यार आज हम लोग अपने इस लेक्चर को, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेस्पर थ्योरी के बारे में। तो सबसे पहले यार हेडिंग डाल लेते हैं, वेस्पर थ्योरी। तो यहां पे देखो वेस्पर थ्योरी, इसका जो फुल फॉर्म है वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो देखो इसके बारे में हम लोग बेसिक्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। जो बच्चे लास्ट लेक्चर नहीं देखे थे कोई बात नहीं यार, यहां मैं ब्रीफ में डिस्कस कर देता हूं पहले कि वेस्पर थ्योरी क्या होता है। तो चलो यार एक बार समझ लेते हैं ये वेस्पर थ्योरी हमें क्या बतलाना चाहता है। तो यहां पे देखिएगा, यदि हम ध्यान से देखें वेस्पर थ्योरी का फुल फॉर्म को, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये बतलाना क्या चाहता है। वैलेंस शेल का मतलब आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब आपका होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को कलेक्टिवली हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। और रिपल्सन तो समझते हो। तो जो वेस्पर थ्योरी है ना, ये किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या फिर शेप बतलाने में हमें हेल्प करता है। यानी जो वेस्पर थ्योरी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके हेल्प से हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या शेप बतला सकते हैं। तो अब ये मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या शेप को हम कैसे बतला सकते हैं, तो यदि आप ध्यान से इसको देखो तो आपको यहीं पे सब कुछ समझ आ जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग बतला सकते हैं। तो देखो यार, यहाँ पे वैलेंस शेल, यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी मॉलिक्यूल के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। वैलेंस शेल में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या है? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसे हमने वाटर का एग्जांपल ले लिया। वाटर में आपका ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का देख लो, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चला गया, 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। दैट मीन्स 2 लोन पेयर बच गया। तो यदि हम यहां पे देखें तो आपको दिखेगा कि यहां पे जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसी इलेक्ट्रॉन को हम कह रहे हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे बॉन्ड पेयर कितना है आपका? एक बॉन्ड पेयर ये है और एक बॉन्ड पेयर ये है। तो यहां बॉन्ड पेयर 2 हो गया, और साथ ही साथ लोन पेयर कितना है? तो एक लोन पेयर ये, एक लोन पेयर ये। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया उसे ही हम लोन पेयर कह देते हैं। तो यहां पे 2 लोन पेयर और यहां पे 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है। तो अब हम लोग फिर से आते हैं, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, वैलेंस शेल अंदर वाले इनर सेल में क्या है नहीं, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों, और उनके बीच जो रिपल्सन हो रहा है, इन इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच जो रिपल्सन हो रहा है, उसी रिपल्सन के बेसिस पे हम बता सकते हैं किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या शेप क्या होगा। तो देखो यार, आगे बढ़ने से पहले मैं ज्योमेट्री और शेप दोनों में एक डिफरेंस होता है जिसको यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं। जब भी ज्योमेट्री बोला जाए तो ज्योमेट्री में हम लोग लोन पेयर इंक्लूड करते हैं, लेकिन जब हम शेप की बात करते हैं तो शेप में हम लोग लोन पेयर को एक्सक्लूड कर देते हैं। मींस लोन पेयर को आपको कंसीडर नहीं करना है जब हम मॉलिक्यूल के शेप की बात कर रहे हैं। ये बेसिक एक डिफरेंस होता है। तो अब हम लोग यहां पे फिर से ज्योमेट्री को कैसे समझते हैं, इसके हेल्प से समझते हैं। तो वाटर में यदि हम देखें तो सबसे पहले तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर का जो रिपल्सन है ना, 3 चीज, पहला वैलेंस शेल है, दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर है, और तीसरा आपका रिपल्सन है। तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर, उनके बीच का रिपल्सन हमें देखना है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर का जो रिपल्सन है वो 3 तरह के हो सकते हैं। कैसे? इलेक्ट्रॉन पेयर आपका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से मिलकर बना है। तो एक तो पॉसिबिलिटी है लोन पेयर का खुद लोन पेयर के साथ रिपल्सन हो जाए, जिसको हम एलपी रिपल्सन कहेंगे, लोन पेयर रिपल्सन कह देंगे। दूसरा पॉसिबिलिटी है बॉन्ड पेयर का खुद बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्सन हो रहा हो तो उसे बीपी दैट इज बॉन्ड पेयर रिपल्सन कह देंगे। और तीसरा पॉसिबिलिटी है जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन चल रहा हो तो उसे हम लोग लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन कह देंगे। तो यहाँ पे यदि हम मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे ये भी लोन पेयर है आपका, ये भी लोन पेयर। इन दोनों के बीच में जो रिपल्सन काम कर रहा है, इस दोनों को रिपल्सन को हम लोग एलपी रिपल्सन कह देंगे। समझ आ रहा बात? और यहां पे ये बॉन्ड पेयर और ये भी बॉन्ड पेयर है। देखिए इलेक्ट्रॉन ये ना सेम चार्ज होंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो डेफिनेटली यार रिपेल ही करेंगे, तो इसलिए हम रिपल्सन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर दोनों बॉन्ड पेयर है, तो दोनों के बीच जो रिपल्सन होगा उस रिपल्सन को हम कह रहे हैं बॉन्ड पेयर रिपल्सन। और एक तीसरा रिपल्सन भी होगा जो लोन पेयर और यहाँ पे बॉन्ड पेयर, इस दोनों के बीच में जो रिपल्सन लग रहा है, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच जो रिपल्सन लग रहा है, इस रिपल्सन को हम कहते हैं लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो
तो ये 3 रिपल्सन के बारे में तो समझ में आ गया कि यार यहाँ पे लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता क्या है। अब नेक्स्ट जो हमें समझना है वो इसके मैग्नीट्यूड के बारे में समझना है कि यार कौन सा रिपल्सन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। तो देखो, जैसे मान लो हमने इस एंगल को अल्फा कह दिया, इस एंगल को अल्फा कह दिया, इस एंगल को बीटा कह दिया, इस एंगल को गामा कह दिया। तो अब देखना लोन पेयर का रिपल्सन की, लोन पेयर रिपल्सन के बारे में पहले हम बात कर देते हैं। मतलब जब इस दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है, इस रिपल्सन की हम बात कर रहे हैं। तो लोन पेयर रिपल्सन में क्या हो रहा है आपका, ये लोन पेयर पे जो अट्रैक्शन होता है केवल एक न्यूक्लियस के द्वारा, एक एटम के द्वारा लगाया जाता है। दूसरे साइड से तो कोई एटम है ही नहीं कि भाई उसको अट्रैक्ट करके रखा है। लेकिन यदि हम बॉन्ड पेयर की बात करें तो बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये दोनों साइड न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है। मीन्स इसको दोनों साइड से अट्रैक्ट कर रहा होता है, इसलिए इस बॉन्ड पेयर का जो मूवमेंट है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। बॉन्ड पेयर आपका ज्यादा इधर उधर भाग नहीं सकता है। मीन्स बॉन्ड पेयर का रिपल्सन आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन लोन पेयर की जब हम बात करेंगे तो लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे अट्रैक्शन केवल एक ही न्यूक्लियस के द्वारा लगाया जाता है। बाकी ये लोन पेयर फ्री है मूव करने के लिए, देख लो केवल ऑक्सीजन के द्वारा इस पर अट्रैक्शन लग रहा है। लेकिन ये बॉन्ड पेयर को देखेंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों मिलकर अट्रैक्ट कर रहा है। सेम वे में यहाँ पे भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब हम ओवरऑल यदि कंक्लूजन निकालें तो जब हम लोन पेयर रिपल्सन की बात करेंगे तो लोन पेयर का मतलब ये जो रिपल्सन चल रहा है इसको हम बोल रहे हैं। इसमें ये भी फ्रीली मूव कर सकता है, ये भी फ्रीली मूव कर सकता है। यानी लोन पेयर रिपल्सन में भाई दोनों लोन पेयर आसानी जितना मन करे उतना दूर तक भाग सकता है, कोई इसको पकड़ के रखने वाला नहीं है। लेकिन यदि हम बात करें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होगा, एक तो लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर। लोन पेयर तो आपका इधर उधर जितना मन करेगा भागेगा, लेकिन बॉन्ड पेयर तो रेस्ट्रिक्टेड है अपनी जगह पे, वो फिक्स है अपनी जगह पे, वो ज्यादा इधर उधर नहीं भाग सकता है। मतलब बॉन्ड पेयर की वजह से रिपल्सन का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो गया, लेकिन लोन पेयर की वजह से रिपल्सन ठीक है। तो यहाँ पे यदि एलपी रिपल्सन और एलपी बीपी में कंपैरिजन करा जाए तो रिपल्सन कहाँ ज्यादा ऑब्जर्व होगा, तो डेफिनेटली यार एलपी रिपल्सन ज्यादा होगा। क्यों, दोनों के दोनों एलपी दोनों लोन पेयर दोनों जितना मन करेगा उतना भाग सकता है। इसमें क्या होगा, बॉन्ड पेयर के आने की वजह से थोड़ा रिपल्सन कम हो गया। और तीसरा यदि हम बात करें तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन, तो बॉन्ड पेयर में दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर है, देखो यहाँ पे, तो दोनों का रिपल्सन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो रिपल्सन कम हो रहा है तो इसलिए इनके बीच क्या हो गया, जो रिपल्सन का मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा। तो यदि हम मान लीजिए इसको हम 3 एंगल अल्फा बीटा गामा के नाम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस एंगल को हमने अल्फा कह दिया, इसको बीटा कह दिया, इसको गामा कह दिया, तो आप थोड़ा सोच कर बता सकते हो कि ये एंगल का ऑर्डर क्या होगा, कौन सा एंगल सबसे ज्यादा होना चाहिए, कौन सबसे कम होना चाहिए, सोच कर जरा बता सकते हो तो बताओ यार जल्दी से। तो देखो यहाँ पे रिपल्सन इस दोनों लोन पेयर के बीच में लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा, इसलिए यहाँ पे ये एंगल जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। दैट मीन्स अल्फा ग्रेटर देन, उसके बाद क्या आना चाहिए, बीटा और गामा। कहाँ रिपल्सन ज्यादा हो रहा है, ये बीटा में रिपल्सन ज्यादा होगा। क्यों, एक लोन पेयर है दूसरा बॉन्ड पेयर है, तो इसलिए बीटा आ जाएगा। और यहाँ पे जब गामा की हम बात करेंगे तो वहाँ दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर है, तो दोनों के दोनों रेस्ट्रिक्टेड है यार, दोनों के दोनों बंधे हुए, वो भाग नहीं सकते, इसलिए वहाँ रिपल्सन मिनिमम, इसलिए गामा का एंगल जो होगा वो सबसे लीस्ट होगा। तो ये उम्मीद करते हैं कि जो रिपल्सन वाली बात है ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, ये चीज आपको अभी क्लियर हो गया होगा। तो किसी भी मॉलिक्यूल का यदि हम ज्योमेट्री या शेप निकालना चाहते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब तो समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्सन, यहाँ पर रिपल्सन की बात, कौन सा रिपल्सन की बात किया जा रहा है, क्लियर है ना। तो इस रिपल्सन के बेसिस पे हम किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री बतला सकते हैं। कैसे बतला सकते हैं, तो हम जैसे इसी को समझ लेते हैं, वाटर का भी समझ लेते हैं, कैसे हम रिपल्सन के बेसिस पे मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। तो देखना, चलिए देखिएगा, वाटर के यदि हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो वाटर का हमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ड्रॉ करना चाहिए था, जिसमें से 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर और इधर एक 2 लोन पेयर। लेकिन यहां पे वेस्पर थ्योरी से हमें पता चला कि ये जो लोन पेयर है आपस में भी रिपेल करेगा और ये बॉन्ड पेयर को भी रिपेल कर रहा होगा। तो जो बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा, देखो यदि लोन पेयर नहीं होता, जरा सोचो, यदि ये लोन पेयर नहीं होता तो ये OH और OH के बीच एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता। लेकिन यहां पे लोन पेयर के आने की वजह से क्या हो गया, ये रिपल्सन होने लगेगा और रिपल्सन की वजह से ये H जो है ना थोड़ा सा बेंड कर जाएगा और इस तरह से ये लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, H को थोड़ा सा बेंड कर दिया और इसलिए हम लोग इस शेप को नाम देते हैं बेंड शेप या फिर वी शेप नाम देते हैं या फिर इसी को हम लोग एंगुलर भी नाम देते हैं।
देख लो यार, एंगुलर क्यों, एंगल बना लिया ना, पहले 180 पे था, बिल्कुल स्ट्रेट था, लीनियर था, लेकिन अब क्या हो चुका, बैंड हो चुका। दैट मीन्स ये आपका बेंट हो गया, वी शेप हो गया, या फिर वी शेप उल्टा वी बन गया, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से आपका किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री को हम लोग या शेप को डिसाइड करते हैं। एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CO2 की हम बात करते हैं। CO2 में कार्बन है और इधर ऑक्सीजन है, ओके। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है, कार्बन टेट्रावैलेंसी 4 बॉन्ड बनाता है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। एक चीज याद रखना, ये जो हम इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन की बात करते हैं ना वेस्पर थ्योरी में, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन सेंट्रल एटम का रिपल्सन की हम बात करते हैं। सेंट्रल एटम के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर में रिपल्सन चल रहा है ना, हम उस रिपल्सन की बात करते हैं। सराउंडिंग में कौन आइटम है, उसके पास कितने पेयर ऑफ लोन पेयर हैं, कितने बॉन्ड पेयर, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो ना। इसलिए जब भी हम रिपल्सन की बात करेंगे, दैट इज लोन पेयर रिपल्सन, या लोन पेयर बॉन्ड पेयर, या बॉन्ड पेयर रिपल्सन, वो हम केवल और केवल सेंट्रल एटम के लिए बात करते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पे देखना, CO2 में कार्बन के पास क्या कोई लोन पेयर बचा, जरा देखो ध्यान से, 2,4। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, 4, 4 के 4, 2 इधर 2 इधर, कार्बन के पास कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा। तो इस तरह से कार्बन के पास यदि कुछ नहीं बचा, तो यहां पे ये CO2 में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कितने एंगल पे रहना पसंद करेगा, 180 पे, कोई रिपल्सन करने वाला है ही नहीं है। तो ऐसे में इस ज्योमेट्री को हम लोग कह देते हैं लीनियर ज्योमेट्री। बात आ रही समझ में, लीनियर क्यों। लेकिन अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, SO2। देखो अब होगा क्या, सल्फर, इधर भी ऑक्सीजन आ गया, इधर भी ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, इसलिए पहले हम ऑक्सीजन को सेटिस्फाई कर दिए 2 डबल बॉन्ड बनाकर, बच गया सल्फर। सल्फर के पास देखते हैं क्या कोई लोन पेयर है, तो 2,8,6। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है सल्फर के पास, 6 में से कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में चले गए, 4, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, बच कितना गया अभी भी, 2 इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स एक लोन पेयर बच गया, ऐसा बोल सकते हैं ना। अब जरा सोचो, यदि ये लोन पेयर नहीं होता तो SO2 भी बिल्कुल यार लीनियर होता, जस्ट लाइक CO2। लेकिन लोन पेयर आज आने की वजह से क्या हो जाएगा, अब यहां पर रिपल्सन होने लगेगा, थोड़ा सा रिपेल करेगा, और इसलिए ये स्ट्रक्चर भी आपका क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। और इसलिए इसका भी हम लोग जो शेप या ज्योमेट्री बताएंगे वो आपका बेंट या फिर वी शेप या फिर एंगुलर बताएंगे। समझ में आ रहा किस तरह से लोन पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्योमेट्री को डिसाइड करने में हेल्प करता है। बात समझ में आ रही है। तो चलिए, ये तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स लिए। अब हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री यदि हमें बताना हो तो हम किस तरह से बतलाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ढेर सारे क्वेश्चंस इस पे दिखेंगे जहां किसी भी मॉलिक्यूल्स का आपका ज्योमेट्री या शेप पूछ देता है। तो आप कैसे किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या शेप बताओगे, बहुत ही इजी वे में आपको हम बताएंगे। बस आपको एक टेबल छोटा सा याद नहीं रखना है, बस समझना है। यदि आप उस टेबल को अच्छे से समझ जाओगे तो फिर कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है जब भी आपसे कोई मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या शेप पूछेगा। तो चलिए यार, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो चीज याद रखनी है, यदि व्हेन देयर इज नो लोन पेयर, तो हम बात करते हैं ज्योमेट्री का। जब लोन पेयर ना हो, तो ऐसे केस में यदि आपका कहीं भी हाइब्रिडाइजेशन यदि sp आ रहा है, जब लोन पेयर ना हो तब की हम बात कर रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp आ रहा है, तो वहां पे जो शेप होगा आपका लीनियर होगा। बॉन्ड एंगल आपको पता है 180 डिग्री होगा। यदि लोन पेयर ना हो, देखो यार पहले हम मेंशन कर दिए, इफ देयर इज नो लोन पेयर, तो ऐसे केस में यदि sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, नो लोन पेयर, तो ये आपका ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल प्लेनर। अब लोन पेयर आ जाएगा तो फिर यार शेप आपका चेंज हो जाएगा, ज्योमेट्री चेंज नहीं होगा, क्योंकि ज्योमेट्री आपका लोन पेयर इंक्लूड करता है। ट्राइगोनल प्लेनर जिसका एंगल हो जाता है 120 डिग्री। यदि sp3 रहा तो इसका जो शेप हो जाता है, ज्योमेट्री जो हो जाता है वो आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और बॉन्ड एंगल यहां पे आपका हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट। और इसी तरह से यदि sp3d हो जाए तो यह ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाता है इसका ज्योमेट्री। अब इसमें दो एंगल आ जाता है आपका, एक 90 डिग्री भी आ जाता है और 120 डिग्री भी आ जाता है। कैसे आ जाता है तो देख लो यार, यहां पे मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं।
यहाँ पे बी 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 बी, यहाँ पे बी। तो ये जो एंगल दिख रहा है ना आपको, इसके बीच में जो एंगल होगा वो 120 और ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री होता है। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में दो एंगल होता है। अब देखो यार, ये सब जो शेप अभी हम देख रहे हैं ना, इसके बारे में अभी बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, बहुत डिटेल में अभी हम लोग इसको देखेंगे। तो इसीलिए अभी ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि यार ये सर क्या बना दिए, क्या बना है। तो एकदम टेंशन नहीं लेना यार, अभी एकदम डिटेल में हम लोग एक एक चीज इस तरह के शेप में देखने वाले कि कौन सा बॉन्ड छोटा होगा, किसके बीच कितना एंगल का, 120 वाला एंगल कितना होगा, 90 वाला एंगल कितना होगा, कहाँ पे लोन पेयर आएगा, ये सारी चीजें हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले। वेस्पर थ्योरम में यही सब चीज पढ़ना ही है अपने को, तो इसलिए अभी जस्ट स्टार्टिंग है, अभी हम लोग धीरे 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 डीप में जाने वाले हैं। और लास्ट इसमें जो आपको याद रखना है sp3d2, जिसका ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल या इसी को बोलते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल भी बोलते हैं। बाय द वे उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जिसमें एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। 180 भी हो सकता है। देखो इसका ज्योमेट्री कैसा होता है, ये बी 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 बी। तो यहाँ पे यदि एंगल की हम बात करें तो ये 90, ये 90, यानी जो एंगल होता है आपका 90 डिग्री होता है। चलो, तो अब ये सबको तो अभी हम बहुत डिटेल में एक 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के लिए जो ज्योमेट्री या जो शेप होता है ना, वो कैसे डिसाइड किया जाएगा, इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक टेबल की बात कर लेते हैं और उस टेबल को कैसे याद रखना है, कैसे समझना है, उसकी हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो टेबल है, इस टेबल के हेल्प से आप किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या शेप बता सकते हो। तो इस टेबल में यदि मेन देखा जाए क्या क्या आपका प्रेजेंट है, तो एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, शेप और कुछ एग्जांपल्स यहाँ बताए गए हैं, ठीक है। देखो, किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री पता करने के लिए आपको बस दो चीज़ पता होना चाहिए, एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर और दूसरा आपको लोन पेयर पता होना चाहिए। यदि ये इलेक्ट्रॉन पेयर और आपको लोन पेयर पता है तो आप उसके हेल्प से ये याद रखना पड़ेगा, लेकिन आपको रटने की जरूरत नहीं। ये चीज़ का मैं गारंटी देता हूँ, ये जो टेबल है ना, इसको रटने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो, उसके बाद आप आसानी से बहुत इजीली आप बता सकते हो किसी भी मॉलिक्यूल का क्या शेप होगा। तो चलो यार, हम लोग सबसे पहले इस टेबल में जो इलेक्ट्रॉन पेयर दिया गया है और जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, ये पहले कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम इस टेबल को यूज करना सीख पाएंगे। तो चलिए पहले कुछ हम इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं कुछ एग्जांपल के हेल्प से। जैसे हम बात करते हैं BF3 का ही, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर पहले निकालने का एक मैं फॉर्मूला देता हूँ। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालना है आपको, तो देखिए, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ अदर एटम, नंबर ऑफ अदर एटम, यहां पे ध्यान रखेंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन प्लस माइनस चार्जेस होल डिवाइडेड बाय 2। ये इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का फार्मूला हो गया। अब यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स से जो हो सकता है नहीं समझ आ रहा होगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल जो भी हम लोग देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, वो सब हम लोग सेंट्रल एटम के लिए ही देख रहे हैं। हम यहाँ पे सराउंडिंग एटम की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। यानी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या शेप में आपका सराउंडिंग एटम का कोई भी रोल नहीं होता है। नंबर ऑफ अदर एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन और प्लस माइनस चार्जेस बाय 2। अब चार्जेस में प्लस कब लेना, माइनस कब लेना। यदि किसी स्पीसीज के ऊपर प्लस चार्ज है तो ऐसे में वहाँ माइनस साइन यूज करेंगे, और यदि कहीं माइनस साइन है तो वहाँ हम लोग प्लस यूज करेंगे। कहने का मतलब यदि कोई आयन है आपका, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए NO3 माइनस है, तो माइनस आ रहा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना। माइनस चार्ज का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए यदि निगेटिव आयन है तो ऐसे में हम प्लस साइन यूज़ करते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई पॉजिटिव आयन है, जैसे NH4 प्लस, तो यहाँ पे NH4 प्लस 1, तो प्लस 1 के लिए अब हम लोग माइनस यूज़ करेंगे, क्योंकि प्लस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसलिए हम फार्मूला में माइनस यूज़ करेंगे। मान लीजिए CO3 2 माइनस है, तो फार्मूला में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसलिए यहाँ पे फार्मूला में +2 लिखा जाएगा। समझ मारा, इसके लिए -1 लिखा जाएगा, इसके लिए +1 लिखा, मतलब माइनस चार्ज है तो प्लस चार्ज है तो वहाँ माइनस लिखा जाएगा। क्लियर ये चीज़। चलिए, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का फार्मूला। इसके बाद बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं, तो सिंपली नंबर ऑफ अदर आइटम्स देख लीजिए। नंबर ऑफ अदर आइटम्स कितना है, यहाँ पे आप इंक्लूडिंग ऑक्सीजन देखते हो,
ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए हमें बॉन्ड पेयर देखना होता है, लेकिन जब फॉर्मूला में हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ अदर एटम, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपका एक्सक्लूड है, उनको इंक्लूड नहीं करना है। और लास्ट में लोन पेयर, तो लोन पेयर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब ये बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, उसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर कह रहे हैं। तो यदि आपको इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर पता चल गया तो लोन पेयर आप इजीली निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर करके। तो चलो यार, अब इस फार्मूला को हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं BF3 का ही। तो सबसे पहले आपको सेंट्रल आइटम पहचानना है। सेंट्रल आइटम यहाँ पे क्या है, बोरोन है। तो बोरोन के पास वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,3, यानी वैलेंस सेल में यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है 3, प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल आइटम जो कि 3, प्लस नंबर ऑफ अदर आइटम। तो यहाँ पे बोरोन को छोड़ दिया जाए तो अदर आइटम कितना दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, प्लस माइनस चार्जेस। क्या कोई चार्ज दिख रहा है इस मॉलिक्यूल के ऊपर, नहीं, तो ऐसे में चार्जेस लिखने की जरूरत नहीं है। अब बाय में क्या करना है 2, तो 3 + 3 6, 6/2 कितना हो जाता है आपका 3। अब देखो यहाँ पे एक और चीज, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर आप निकाल रहे हो ना, इसके हेल्प से आप हाइब्रिडाइजेशन भी बता सकते हो कि सेंट्रल आइटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो ये भी एक बेनिफिट है इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करने का। तो यदि 3 आ रहा है तो 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन याद करो यार, क्या होता था sp2, याद आया sp2। यदि 2 होता था तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता था sp, 3 sp2, 4 sp3, 5 sp3d, 6 sp3d2 आता था। तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया। अब नेक्स्ट बॉन्ड पेयर कितना होगा ये बता दो। तो बॉन्ड पेयर नंबर ऑफ अदर आइटम के इक्वल, नंबर ऑफ अदर आइटम कितना, तो 3, तो 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे लोन पेयर, लोन पेयर कितना, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर भी 3, बॉन्ड पेयर भी 3, तो 3 - 3 0, तो लोन पेयर 0। अभी हम लोग केवल इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर निकालना सीख रहे हैं। इसके बाद हम लोग ज्योमेट्री या शेप पे आएंगे, ठीक है ना, वो कैसे हमें याद रखना है ये चीज़ मैं समझाऊंगा बाद में, पहले ये 3 चीज़ निकालना सीख लेते हैं। फिर हम एग्जाम्पल और देख लेते हैं। BF3 हो गया। इसी तरह से PCl5 की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर बताइए क्या होगा, सेंट्रल आइटम कौन सा है यहाँ पे, फास्फोरस। अब देखो, हो सकता है कुछ बच्चे को याद ना हो कि फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, कैसे चेक करेंगे। तो यार याद रखिएगा, फास्फोरस किस ग्रुप से बिलोंग करता है ना, ये पता होना चाहिए। जो पूरा आपका टेबल है पीरियोडिक टेबल, वो ग्रुप वाइज याद होना चाहिए। जैसे फर्स्ट पीरियड में हेरेलिया किरब से फरियाद, सेकंड ग्रुप को याद रखते हैं बेटा मांगे कन्या सुंदर बा प्राची, ग्रुप 13 आपका बैगन आलू गाजर इन थैला, ग्रुप 14 कहे शिवजी सुनो पार्वती। इसी तरह से सेक्शन ये न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सब भिखारी, फिर ओ स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर लास्ट जो ग्रुप 18 है हीना नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। तो ये जो आपको पूरा पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। इसके हेल्प से आप क्या, यदि याद रहता है तो क्या होता है, मान लीजिए आपका आर्सेनिक, मान लीजिए आपको नहीं पता कि आर्सेनिक के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस शेल में, तो आप पीरियोडिक टेबल के हेल्प से बता सकते हो। कैसे, आर्सेनिक किस फैमिली से बिलोंग करता है, बस आप ये देख लो, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से सब भिखारी। मतलब इस नाइट्रोजन के पास यदि हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो हम सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं। नाइट्रोजन का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो हम आंख बंद करके बोल सकते हैं कि सभी के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ही होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास ओ स्टाइल से टीपो, अब आपको सेलेनियम के पास नहीं पता कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो आपको ये याद होना चाहिए कि सेलेनियम, सल्फर, टेलुनियम, पोलोनियम ये ग्रुप 16 से बिलोंग करता है, ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है। तो ऐसे में यदि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो 6, तो बाकी सभी के वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह से मान लीजिए बैगन आलू गाजर इन थैला, तो यदि आपको मान लीजिए गैलियम का नहीं पता, इंडियम का नहीं पता, थैलियम का नहीं पता, तो आपको बोरोन का तो पता है 2,3, तो 2,3 है, तो बाकी सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा। तो इसलिए आपको ग्रुप वाइज याद होना चाहिए एलिमेंट्स का नाम। इसके हेल्प से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो यार बड़ा आसानी से निकाल सकते हो। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं अपने मुद्दे की बात पे। हाँ, तो फास्फोरस नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, तो लिख दिए 5, प्लस अदर आइटम कितना दिख रहा है, तो Cl5, अदर आइटम 5 है, तो 5 + 5, कोई चार्ज नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। बाय में क्या आ जाता है 2, तो 5 + 5 10/2 कितना आ गया 5। बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा बता दे, तो अदर आइटम के बराबर ही बॉन्ड पेयर हो जाता है। देख लो यार, नंबर ऑफ अदर आइटम, और लोन पेयर कितना लिख दे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर, यही होता है लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर भी 5, बॉन्ड पेयर भी 5, तो लोन पेयर कितना हो जाएगा 5 - 5 0 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना सीख रहे हो ना। अभी हम बहुत सारे और भी एग्जांपल ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CH4 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे आपका सेंट्रल एटम कौन सा है, कार्बन। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4, यहाँ पे लिख देते हैं 4,
प्लस अदर आइटम कितना, तो 4 हाइड्रोजन बाय 2, तो 4 + 4 8 बाय 2 कितना 4। बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, तो अदर आइटम के बराबर दैट इज 4। लोन पेयर कितना हो जाएगा 4 - 4 0। समझ आ रहा है ना यार, क्लियर से। इसी तरह से NH3 इलेक्ट्रॉन पेयर आते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन 5। अब यार ये याद होना चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है नहीं है, तो यदि ये याद नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, फिर पीरियोडिक टेबल यार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप जाइए भाई एक बार पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए पीरियोडिक टेबल। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 प्लस अदर आइटम कितना दिख रहा है, तो 3 होल डिवाइडेड बाय 2, तो 5 + 3 8 8 बाय 2 4। बॉन्ड पेयर कितना आ जाएगा, बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, तो 3 हाइड्रोजन आइटम है ना, तो 3। लोन पेयर कितना हो जाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, तो लोन पेयर कितना होगा, तो 4 - 3 1। इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर विल गिव यू लोन पेयर, तो यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। इज दैट क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं H2O। H2O में सेंट्रल आइटम किसको कहेंगे, ऑक्सीजन को कह देंगे। जो मोर नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म करता है उसको हम लोग सेंट्रल आइटम बनाएंगे, जो ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। जैसे ऑक्सीजन आपका 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड फॉर्म, हाइड्रोजन को सराउंडिंग में रखेंगे। ऑक्सीजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6, अदर आइटम कितना, तो 2, कोई चार्ज नहीं है, होल डिवाइडेड बाय 2 4 आ गया। बॉन्ड पेयर कितना आ जाएगा, तो 2 ही हाइड्रोजन आइटम है 2। लोन पेयर कितना आ जाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर 2, 4 - 2 लोन पेयर आ गया। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। CO2, अब देखना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, तो सेंट्रल आइटम कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। प्लस अदर आइटम कितना 2 नहीं, क्यों, फॉर्मूला देख लो यार एक बार। नंबर ऑफ अदर आइटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन, यानी अदर आइटम में ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना, इसलिए यहाँ से 4 + 0 लिख देंगे, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना। होल डिवाइडेड बाय 2, तो 4/2 कितना हो गया 2। बॉन्ड पेयर बता दीजिए, बॉन्ड पेयर क्या 0 नहीं, यहाँ पे हम 2 ही लिखेंगे। अदर आइटम में हम ऑक्सीजन को काउंट करते हैं। देखो यार फॉर्मूला क्या लिखे, नंबर ऑफ अदर आइटम इंक्लूडिंग ऑक्सीजन, यहाँ इंक्लूड करना है ऑक्सीजन को, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे यार, यहाँ गलती नहीं करेंगे। तो बॉन्ड पेयर तो 2 ही लिख देंगे, लेकिन लोन पेयर कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर कितना हो गया 2 - 2 0। और एग्जाम्पल देखते हैं SO2, सेंट्रल आइटम कौन है आपका सल्फर, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन 6, अदर आइटम कितना, बोल यार बोल 0, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है। बाय 2 = 6/2 कितना 3। बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, तो अदर आइटम यहाँ ऑक्सीजन को लेना है, बॉन्ड पेयर में इंक्लूड करना है, क्लियर ना। और लोन पेयर कितना हो जाएगा, तो 3 - 2 1, यानी लोन पेयर कितना हो गया 1। इसी तरह से अच्छा अरे यार चलो यार पता नहीं क्या हो रहा है, आगे वाले पेज नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा कौन सा एग्जांपल देख रहे थे, अच्छा ये SO2 का हो गया था ना, नेक्स्ट पेज पे आते देखते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं XeOF4, XeOF4 ये फ्लोरीन, ओके। चलिए इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना। सबसे पहले तो यार आपको ये पता होना कि यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, तो जेनॉन ऑक्सीजन फ्लोरीन। याद रखिएगा जेनॉन इनर्ट गैस है, बट स्टिल ये आपका कंपाउंड फॉर्म करता है, यानी पूरे नोबल गैसेस में केवल जेनॉन ही ऐसा एलिमेंट है जो आपका मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है। क्यों करता है, इसके पीछे का रीज़न जो है क्लास 12th में पी ब्लॉक चैप्टर वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो जेनॉन का O2 का सेम होता है, तो इसलिए जेनॉन कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। बाय द वे सोचना नहीं है, आगे पढ़ लोगे आप लोग 12th में। तो यहाँ पे जेनॉन आपका सेंट्रल एटम है, जेनॉन आपका मैक्सिमम 8 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। जेनॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ, तो जेनॉन किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ग्रुप 18 इनर्ट गैस। इनर्ट गैस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 8, तो यहाँ पे हम लिख दे 8 प्लस अदर आइटम। अदर आइटम कितने दिख रहे हैं, तो 4 बाय 2। ऑक्सीजन को नहीं लेना इसलिए ऑक्सीजन को हम काउंट नहीं किए, तो 8 + 4 12/2 कितना आ गया 6। बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, तो 4 और 1 5,
लोन पेयर कितना हो जाएगा, लोन पेयर 6 - 5, लोन पेयर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यार इसमें। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। NH4+, यदि प्लस चार्ज है तो कैसे निकालेंगे हम इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर। तो देख लो यार बिल्कुल सेम वे में, कुछ नया नहीं है। सेंट्रल एटम आपका कौन होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5, अदर एटम कितना 4, अदर एटम 4 हाइड्रोजन है तो +4। प्लस चार्ज के लिए क्या करेंगे, तो प्लस चार्ज के लिए -1, ये याद रखना। यदि चार्ज प्लस है तो माइनस कर देना, माइनस चार्ज है तो प्लस कर देना है, होल डिवाइडेड बाई 2। तो 5 4 9 9 - 1 8 8/2 4। बॉन्ड पेयर कितना लिख दे बताइए भाई, 4 हाइड्रोजन तो 4 ही लिख देंगे। लोन पेयर कितना लिख दें, तो 4 - 4 0। क्लियर। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। NO3-, NO3- में देखना इलेक्ट्रॉन पेयर क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5, अदर एटम कितना बोल यार 0, ऑक्सीजन को तो काउंट नहीं करना है। -1 है, -1 के लिए +1 काउंट करिए। क्लियर ना। अब तो यार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने में। इतने सारा एग्जांपल कर लिए आप लोग। यार जो भी एग्जांपल मैं करवा रहा हूँ ना, पहले वीडियो पॉज करना, खुद से पहले ट्राई करना इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने की, उसके बाद आप लोग एक बार आंसर मैच कर लेना बाय 2। तो ये कितना हो गया 6/2 3। बॉन्ड पेयर कितना हो गया, तो अदर आइटम यहाँ पे 3 ले लेंगे। लोन पेयर कितना हो गया 3 - 3 0। नेक्स्ट एग्जांपल CO3 2-। इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करते हैं। सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन 4, अदर एटम 0। 2- के लिए क्या करेंगे, +2 कर देते हैं यार। माइनस चार्ज आता है तो प्लस कर देते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं बाय 2। तो 4 + 2 6 6/2 3। बॉन्ड पेयर कितना, तो अदर आइटम 3 तो 3। लोन पेयर कितना, तो लोन पेयर आपका 3 - 3 0। चलिए लास्ट 2 एग्जांपल देख लेते हैं। और I3-, I3- में इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना, कैसे निकालेंगे जरा सोचिए। थोड़ा वीडियो पॉज कर यार, कोशिश करना तुम लोग खुद से निकाल पाते हो कि नहीं इसका इलेक्ट्रॉन पेयर। मोस्टली यार ये कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं। चलिए देखिए कैसे करते हैं। आयोडीन आपका सेंट्रल एटम होगा। देखो यार यहाँ 3 आयोडीन एटम है, तो 3 में से आप 1 आयोडीन को सेंट्रल मान लोगे, बाकी जो 2 आयोडीन बच गया वो अदर एटम में काउंट हो जाएगा। तो एक एटम जो सेंट्रल हो गया उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना ले लेंगे 7। आयोडीन आपको ग्रुप 17 हैलोजन फैमिली से बिलोंग करता है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस 1 आयोडीन सेंट्रल एटम बन गया, तो 2 आयोडीन सराउंडिंग बन गया ना, दैट इज अदर एटम 2 हो गया। माइनस चार्ज के लिए +1/2। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाता है आपका 5। बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा, तो अदर एटम यहाँ पे 2 ही है, अदर एटम 2 ही है। एक सेंट्रल एटम है, बाकी 2 आयोडीन अदर एटम है, इसलिए बॉन्ड पेयर भी 2 हो जाएगा और लोन पेयर आपका 3 हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यार। चलिए लास्ट एग्जांपल एक XeF6, इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेते हैं। जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 8 और 6 14/2 7। बॉन्ड पेयर कितना 6, लोन पेयर कितना। तो यार उम्मीद करते हैं कि यार इतने सारे एग्जांपल करने के बाद आपको इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर निकालने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा, यदि हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाए कि किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो आप इजीली बता सकते हो। कैसे, जैसे XeOF और Xe का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो देखो इलेक्ट्रॉन पेयर 6 है ना, यदि 6 है इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या लिख देंगे sp3d2। NH4+ में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या लिख दिया जाएगा, तो 4 है ना, 4 के लिए क्या बताया था आपको sp3। NO3- में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बताइए यार, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 3 आ रहा, दैट इज sp2। देखो यार बड़ा आसानी से आप यार कोई फार्मूला भी दिया है ना, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल के आप हाइब्रिडेशन बता सकते हो। एक तो स्ट्रक्चर से बताए थे हाइब्रिडेशन, स्ट्रक्चर से हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, और दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर का फार्मूला से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगेन CO3 2- में 3 आया, दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडेशन। यहाँ पे I3- में 5 आ रहा, दैट मीन्स इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d। यहाँ 7 आया, दैट मीन्स sp3d3, 4 3 7। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से यार हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर निकालते हैं और साथ ही साथ हाइब्रिडाइजेशन भी निकालते हैं। तो ये तो अब हम लोग को आ गया। अब हम लोग को जो मेन मुद्दे की बात थी, हमें जो समझना था वो है ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो चलो यार हम लोग फिर से उसी टेबल पे आ जाते हैं और अब हम उस टेबल को समझने की कोशिश करेंगे जहां से हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। तो चलिए यार इसको समझते हैं अच्छे से।
तो एक एक करके हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर 2 के लिए, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 के लिए, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, 5, 6, 7 के लिए 1 बाय 1 हम ज्योमेट्री को, शेप को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर 2 पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 केस 1 हम बना देते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर 2 है, लोन पेयर 0 है। तो आपको ऐसे समझना है ना कि आपके पास 2 बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है ही नहीं। यदि लोन पेयर है ही नहीं तो 2 बॉन्ड कितने एंगल पे रहेंगे? 180 पे रहेंगे। समझ आ रहा? यानी इलेक्ट्रॉन पेयर 2 लोन पेयर है ही नहीं, तो ऐसे में यहां 180 और इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। समझ आ रहा बात? बड़ा ही सिंपल था पहला। दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर 3। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 में 2 केस बनेगा। इसमें तो एक ही केस था तो इसको हटा ही दो। इलेक्ट्रॉन पेयर 3 में 2 केस बनेगा। एक केस 1 जिसमें लोन पेयर 0 होगा, और केस 2 हम बात करेंगे जहां लोन पेयर आपका 1 आएगा। यदि हम लोन पेयर 0 की बात करें तो देखना, आपका ए है, लोन पेयर 0, मतलब तीनों का तीनों जो है वो बॉन्ड पेयर ही है। इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर 3 और उसमें से लोन पेयर है ही नहीं, इसका मतलब सारा का सारा क्या होगा? बॉन्ड पेयर होगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 3 लोन पेयर 0, इसका मतलब तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर, लोन पेयर है ही नहीं। कितने एंगल पे रखना चाहिए? सोचो और बताओ। तो 120 के एंगल पे रखना चाहिए। समझ आ रहा है बात? तो हम 120 के एंगल पे रख दें तीनों बॉन्ड को। तो एक बी यहाँ पे, एक बी यहाँ पे, एक बी यहाँ पे। क्लियर? ये एंगल। अच्छा, इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा आपका? कैसा दिख रहा है? इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लैनर। प्लैनर क्यों बोला जाता है? कि एक 2D फिगर है, यानी ये तीनों एटम इसी बोर्ड के प्लेन में ऐसा इमेजिन कर सकते हो। यार ए एक जगह है तो तीनों बी इसी बोर्ड के प्लेन में, जो कि कितना एंगल पे है? 120। तीनों एंगल 120, 120, 120 होगा। क्लियर? अच्छा, अब लोन पेयर 1 आ गया। तो देखो यार, आपको जब भी मॉलिक्यूल का शेप बताना हो तो शेप बताते समय क्या करना है ना, आप क्या करो, किसी एक बॉन्ड पेयर के जगह पे लोन पेयर रख दो। एक बॉन्ड पेयर के जगह पे क्या करोगे? लोन पेयर रख दोगे। आपको अपने आप दिख जाएगा यार क्या शेप होगा। जैसे यही वाला मॉलिक्यूल है, इसी मॉलिक्यूल में हम क्या किए? ए बी बी, और हमने एक जगह बॉन्ड पेयर को हटा के क्या रख दिया? लोन पेयर रख दिया। मतलब यदि आपको शेप बताना है तो आप क्या करोगे? पहले तो किसी एक जगह बॉन्ड पेयर को हटा के लोन पेयर रख दो, और अब लोन पेयर जब रख दिए तो अब आपको यदि शेप बताना है तो शेप में हम लोग लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आप इस लोन पेयर को भूल जाओ कि यहाँ लोन पेयर है भी, भूल जाओ लोन पेयर को। तो आपको जो शेप दिखेगा वो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा ना। इसको हम लोग कैसा शेप कहेंगे? बताओ जरा यार, क्या है ये? बेंड वी शेप बोल सकते कि नहीं बोल सकते? तो इसलिए ये जो ज्योमेट्री होगा आपका बेंड या फिर वी शेप कहलाएगा या फिर एंगुलर कहलाएगा। समझ में आ रहा है? तो यार इलेक्ट्रॉन पेयर 2 और इलेक्ट्रॉन पेयर 3 में जो भी केस था वो डिस्कस कर लिया और समझ में आ गया। यदि ये समझ में आ गया तो आगे भी यार बहुत इजीली आ जाएगा। तो एक बार देख लो यार, हाँ देखो यार, इलेक्ट्रॉन पेयर 2 लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 लोन पेयर 0, 1, ये 2 ही केस पॉसिबल था। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर 4 पे आते हैं। समझ में आ रहा? इसका एग्जांपल भी है, एग्जांपल भी लास्ट में ड्रॉ करके सिखाते हैं। अब तो आपको इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर निकालना आ ही गया है, तो आप तो यार खुद से भी बता सकते हो इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर निकालो और देख लो ज्योमेट्री क्या आएगा। ठीक है ना? चलो हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर 4, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 देखो यार, इसमें 3 केस बनेगा। केस 1 लोन पेयर 0। अब देखो यार, केस 1 लोन पेयर 0, मतलब आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर है ही नहीं, मतलब चारों का चारों क्या रहा होगा? बॉन्ड पेयर ही रहा होगा। चारों के चारों बॉन्ड पेयर किस तरह से रहेंगे? कितने एंगल पे रखा जाए जिससे कि उनके बीच का रिपल्सन मिनिमम हो जाए? तो यहाँ पे हम लोग 4 बॉन्ड पेयर को, आप सोच रहे हो कि 90 डिग्री पे रखना चाहिए, लेकिन नहीं, 90 डिग्री पे हम नहीं रखते हैं, क्योंकि 3D में ये जो ज्योमेट्री होता है, मॉलिक्यूल का शेप्स होता है ना, वो 3D में एक्चुअली में होते हैं। तो 3D में ये 90 से भी ज़्यादा एंगल पे रख सकते हैं अपने आप को, और वो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट एग्जैक्ट में बात करूँ तो। यानी आपका जो
एंगल होता है दो बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर 4 के केस में वो 109 डिग्री 28, और जो शेप होता है ये टेट्राहेड्रल हो जाता है। यानी ए 4 बॉन्ड है, बी 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 बी, और ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इसको देखो यार थोड़ा सा 3D में दिखलाना मुश्किल होगा, इसलिए मैं कचरा नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। आप इसको इसी तरह से समझो, ट्राइपॉड देखे हो ना यार, ट्राइपॉड तो बिल्कुल ट्राइपॉड के जैसा ही। मैं आप लोगों को थोड़ा सा विजुअलाइज करवा देता हूँ। यहाँ पे देखना, ट्राइपॉड आप लोग देखे हो ना, बस टेट्राहेड्रल का मतलब ऐसा इमेजिन करो ट्राइपॉड, ठीक है ना। और यदि अभी भी नहीं समझ में आए तो यार गूगल पे सर्च मारना, थोड़ा सा 3D एनिमेशन आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाय द वे यहाँ पे यदि आप फिल कर सकते हो तो यार फिल कर लो, ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसी को कहा जा रहा है, समझ में आया। ये 1 2 3 और एक बेस ये हो गया, बाकी इधर से ट्रायंगुलर फेसेस प्रेजेंट होते हैं। एक ट्रायंगुलर फेसेस इस तीनों को वर्टेक्स को मिलाने से आएगा, एक ट्रायंगुलर फेसेस इधर से आएंगे और एक बेस ट्रायंगल। तो ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया, जहाँ पे यदि जो सेंट्रल एटम ए है ना वो कहाँ पे होगा, तो ये चारों पेन जो दिख रहा है मार्कर, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना वहाँ पे आपका सेंट्रल एटम प्रेजेंट होगा, और ये सब जो वर्टेक्स दिख रहा है यहाँ पे आपका एक्चुअली में अदर एटम प्रेजेंट होंगे। तो इस तरह से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। इसके बाद इसी में यदि आपसे केस 2 की बात करें, इसका ज्योमेट्री हो जाता है टेट्राहेड्रल। इसी में अब हम केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 में इलेक्ट्रॉन पेयर 4 रहेगा, लेकिन अब लोन पेयर 1 आ गया। आपको लोन पेयर 1 आ गया तो अब क्या करोगे, आप बताओगे। अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि यदि लोन पेयर आ जाए तो आप शेप कैसे देखोगे। तो आप क्या करो, किसी एक जगह पे बॉन्ड पेयर को हटा के लोन पेयर रख दो। मतलब यहाँ पे ए बी 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 है, अब यहाँ पे आप क्या कर दिए, लोन पेयर रख दिए। कहने का मतलब यहाँ पे ये क्या दिख रहा था आपको, टेट्राहेड्रल दिख रहा था। अब एक जगह आप लोन पेयर रख दो, दैट मीन्स रख दिए। अब बताओ ये कैसा दिख रहा है, तो ये अब एक्चुअल में पिरामिडल शेप का हो चुका है। कैसे पिरामिड फील कर पा रहे हो, देखो ऐसा ट्रायंगुलर फेस और नीचे में ऐसा। इसको बिल्कुल क्लोज फिगर बना दो, क्लोज फिगर चारों तरफ से बंद कर दो इसको, बेस ट्रायंगल। तो इस तरह से ये पिरामिड हो गया। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, लोन पेयर 1 है, तो ये पिरामिडल है। यदि लोन पेयर 0 होता तो फिर ये ऐसा शेप एक्वायर कर लेते, दैट इज टेट्राहेड्रल। लोन पेयर 1 तो ये आपका ट्राइगोनल पिरामिडल। देखो यहाँ पे ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं, क्योंकि पिरामिड आपका अलग अलग तरह का हो सकता है, डिपेंड करता है बेस क्या है, डिपेंड करता है बेस क्या है। यदि बेस ट्रायंगल है तो ट्रायंगुलर पिरामिडल। अब बेस आगे देखेंगे स्क्वायर भी आ जाएगा, स्क्वायर के ऊपर पिरामिड आ जाएगा तो उसे हम स्क्वायर पिरामिडल कहते हैं। पेंटागन के भी ऊपर पिरामिड रख दिया जाएगा तो उसे हम पेंटागोनल पिरामिडल कहते हैं। पिरामिडल, फिर बाय पिरामिडल भी कुछ ज्योमेट्री आएगा। बाय पिरामिडल का मतलब ऊपर भी पिरामिड नीचे भी पिरामिड बन जाएगा, तो इसे बाय पिरामिडल ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर 4, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर 1 आ गया। केस 3 भी इसमें पॉसिबल है। केस 3 इलेक्ट्रॉन पेयर 4, लोन पेयर 2। अब तो तुम लोग खुद से बताना चाहिए, यदि लोन पेयर 2 हो जाएगा तो क्या होना चाहिए। तो अब लोन पेयर यदि 2 हो गया तो आप क्या करोगे, 2 जगह पे लोन पेयर रख दोगे। तो यहाँ पे बी, एक जगह और लोन पेयर रख दो। मतलब यहाँ पे एक जगह और लोन पेयर आ जाएगा। मान लो हम यहाँ से भी हटा दें। अब ये जो बच गया ये आपको कैसा दिख रहा है, जरा बताओ। देखो क्या दिख रहा है, बेंट दिख रहा है, बेंट। तो इसलिए यदि लोन पेयर 2 आ जाए तो ऐसे में इसका जो ज्योमेट्री होता है वो आपका बेंट या फिर वी शेप या फिर एंगुलर बोल सकते हो। तो जब बेंट और वी शेप ना, ये आपका 2 जगह पे आ गया। एक तो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर 3 के केस में भी आया, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 लोन पेयर 1। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक लोन पेयर था तो बच गया था बेंट या वी शेप। और इलेक्ट्रॉन पेयर 4 के केस में भी ये चीज़ आया, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 लोन पेयर 2, यहाँ पे भी बेंट। तो अभी तक हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर 2 में लोन पेयर 0 तो ज्योमेट्री क्या होता था, बिल्कुल लीनियर। इलेक्ट्रॉन पेयर 3 था, लोन पेयर 0 था, तो ऐसे में ट्रायंगुलर, बिल्कुल प्लैनर, बिल्कुल ट्रायंगुलर प्लैनर।
लेकिन इसी में यदि एक लोन पेयर आ जाए 3 वाले, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 की मैं बात करूं, 3 और एक लोन पेयर आ जाए तो ऐसे में क्या हो जाता है, ज्योमेट्री आपका क्या हो जाता है, वी शेप, बेंट या एंगुलर। 3 में 2 ही केस पॉसिबल था। फिर इलेक्ट्रॉन पेयर 4, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 की यदि हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 में लोन पेयर यदि 0 होता है तो 0 के केस में टेट्राहेड्रल, देख लो यार, ट्राइपोड। लोन पेयर यदि 1 आ जाए तो एक जगह बॉन्ड पेयर हटाओ, वहां लोन पेयर, और लोन पेयर का मतलब गायब कर दो। जब शेप बताना होता तो आप लोन पेयर को गायब कर दो, क्या बच गया, पिरामिडल। बेस ट्रायंगल, इसलिए इसको हम ट्रायंगुलर पिरामिडल कहेंगे। लोन पेयर 2 आ जाए तो क्या कहेंगे उसको, बेंट या वी शेप। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 के भी तीनों केस आपको उम्मीद करता हूं यार क्लियर होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर 4 का आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन पेयर 5 पे आते हैं। हाँ, तो अब इलेक्ट्रॉन पेयर 4 के 3 केस थे, 0, 1 एंड 2। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर 5। इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। इलेक्ट्रॉन पेयर 5, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 में 4 पॉसिबिलिटी, लोन पेयर 0, लोन पेयर 1, लोन पेयर 2, लोन पेयर 3। इसको समझना है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझा कर दे रहा हूँ, बस कोशिश करना समझने का, बहुत ही ईजी है, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलो यार इलेक्ट्रॉन पेयर 5 की हम बात कर लेते हैं अब। इलेक्ट्रॉन पेयर 5, इसमें केस 1 इलेक्ट्रॉन पेयर 5, लोन पेयर 0। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 के केस में कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी, क्योंकि इसमें जो ज्योमेट्री आपका बनता है ना, वो कुछ इस तरह का बनता है, यहाँ B, यहाँ B, यहाँ B, इधर भी B, इधर भी B, ठीक है। तो यहां पे कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉन पेयर 5 में। अब ये जो पोजीशन होता है ना, ये ट्रायंगुलर, अब इसको पिरामिडल को थोड़ा सा इमेजिन आप करना। कैसे इमेजिन करोगे, ऐसा समझो कि यार एक ट्रायंगुलर प्लेन है और उस ट्रायंगुलर प्लेन के ऊपर एक पिरामिड बन रहा है और यहाँ पे एक नीचे भी पिरामिड बनता है, उससे ही हम कह रहे हैं ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। जैसे देखो, कोशिश करता हूँ समझाने की। ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक ऊपर ले गए और ऊपर वाले को हम सारे तीनों वर्टेक्स से जोड़ दिए। फिर सेम वे में हम नीचे भी आए और इसको भी हम लोग तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिए। यानी इस पॉइंट को तीनों से ज्वाइन कर दिए और सेम वे में इस नीचे वाले को भी तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिए। तो ऊपर से भी पिरामिड, नीचे से भी पिरामिड, और ये बेस जो है वो आपका ट्रायंगुलर बेस है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ट्रायंगल के ऊपर भी पिरामिड, नीचे भी पिरामिड। कैसे बन रहा समझ में आ रहा, इस ऊपर तो इस सेंटर है ना, सेंटर से जस्ट ऊपर पॉइंट ले गए, जैसे ट्रायंगुलर है उसका सेंटर लिया, सेंटर से जस्ट एक ऊपर, उसको तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिए, तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिए, तो एक ऊपर पिरामिड बन गया। फिर सेम वे में सेंटर के जस्ट नीचे है, मतलब ऐसा है, जस्ट सेंटर पकड़े, सेंटर के जस्ट नीचे आए और उसको तीनों वर्टेक्स से ज्वाइन कर दिए हम, यानी इसको इससे भी कर दिए, इससे भी कर दिए, तो नीचे से भी एक पिरामिड बना। तो इसको ऊपर नीचे दोनों तरफ से पिरामिड बन रहा है, दैट इज बाई पिरामिडल हो गया। बेस ट्रायंगुलर है, इसलिए हम इसे कह देते हैं ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। क्लियर? चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी वे में समझा रहे हैं तुम लोगों को। अरे यार ये क्या हो गया, हाँ चलिए। तो पहला केस इलेक्ट्रॉन पेयर 5, लोन पेयर 0। तो लोन पेयर यदि 0 है, हाँ मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा था, इसमें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो सारे पॉइंट को मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस केस में, स्पेशली इलेक्ट्रॉन पेयर 5 में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखनी पड़ेगी आपको। पहला पॉइंट, लोन पेयर यदि कहीं आए तो, अच्छा इस पहले इस पोजीशन का नाम जान लीजिए, जो एक ट्रायंगुलर वाला जो प्लेन है ना, ट्रायंगुलर प्लेन जिसपे ऊपर और नीचे से पिरामिड रखा गया है, इस ट्रायंगुलर प्लेन को हम कहते हैं इक्वेटोरियल प्लेन। क्या कहते हैं बच्चों? इक्वेटोरियल प्लेन। और ये जो इस
कि ऊपर वाला जो बॉन्ड है ना ये और नीचे वाला, इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल प्लेन। यानी ट्रायंगुलर बेस को हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन कह दिए और इसके ऊपर नीचे एक्सियल प्लेन कह दिए। और एक्सियल प्लेन में जो बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसे एक्सियल बॉन्ड कहेंगे, जो इक्वेटोरियल प्लेन में बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसे हम इक्वेटोरियल बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, चलिए तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला, लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। शॉर्ट में इक्वेटोरियल को EQ लिख दिया मैं। यानी लोन पेयर यदि कभी आए इलेक्ट्रॉन पेयर 5 के केस में तो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएगा। अब इक्वेटोरियल का मतलब ये तीनों में से कहीं भी आ सकता है, कहीं भी रख सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि यहीं पे रखेंगे, कहीं पे भी रख सकते हैं। पहला। दूसरा पॉइंट, यदि कोई दो डिफरेंट टाइप के एटम से अदर एटम में, सेंट्रल एटम तो कोई एक ही होता है, अदर एटम में यदि दो डिफरेंट टाइप्स के एटम है तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ना वो एक्सियल पे जाता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला इक्वेटोरियल पे जाता है। ध्यान में रखना इस बात को। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन एंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। ध्यान में रखना इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कहीं मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, दैट इज डबल बॉन्ड आ जाए, तो डबल बॉन्ड भी आपका हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही आता है। डबल बॉन्ड भी आपको क्या ऑक्यूपाई करेगा? डबल बॉन्ड पे ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग एक एक करके जो भी इसके केस थे सारे केस को हम लोग स्टडी कर लेते हैं अच्छे से। पहला केस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर 5 लोन पेयर 0। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 5 लोन पेयर 0 ऑलरेडी हम एक तरह से बोल सकते हैं डिस्कस कर चुके हैं। ये बी कोई लोन पेयर नहीं है तो क्या बोलेंगे? ट्रायंगुलर बेस ट्रायंगल दिख रहा है, ऊपर से भी पिरामिड नीचे से भी पिरामिड दिख रहा होगा आपको। ये ऊपर का पिरामिड दिख गया, देखिए ध्यान से देख, एकदम विजुअलाइज करो यार अपनी तीसरी आंख से। ट्रायंगुलर पिरामिडल दिखा। सेम वे में यदि हम इसको इससे ज्वाइन कर दें, नीचे से भी पिरामिड, थोड़ा सा यार नीचे से भी पिरामिड ऊपर से भी पिरामिड, तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, TBP। ट्रायंगुलर बेस ट्रायंगल इसलिए, बाय पिरामिडल क्योंकि ऊपर से नीचे से दोनों तरफ से पिरामिड बन रहा है। क्लियर? ये फर्स्ट केस था। अभी नेक्स्ट केस पे आते हैं। यहीं पे ये केस 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 लोन पेयर अब आ गया 1। यदि लोन पेयर 1 आ गया तो अब शेप क्या हो जाएगा? तो देखो, अब आपको अभी हम थोड़ी देर पहले बताया था लोन पेयर आता है तो कहाँ आता है, कहाँ आता है बताओ जरा। इसी में यदि लोन पेयर आए तो कहाँ रखेंगे? तो हम इक्वेटोरियल पे। लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी ये तीनों में से ये तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन है, तो तीनों में से कहीं भी रख सकते हो। ठीक है ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक ही जगह पे रखना है। तो हाँ, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इस पोजीशन पे लोन पेयर को रख देते हैं। यहाँ पे भी रख सकते हो, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, थोड़ा सा जो हम समझाना चाहते हैं वो तुम लोगों को समझ आएगा, इसीलिए हम इस पोजीशन पे लोन पेयर को रख देते हैं। चलिए बाकी अच्छा, यहाँ पे ये सबको बॉन्ड मत समझना, ये जो हम ऐसे लिख रहे हैं ना ये आपका एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं है। ये बी और ऊपर नीचे तो बी रहेगा ही। ये लोन पेयर है। ठीक है, तो अब बताना जरा ज्योमेट्री का शेप कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो एक्चुअल में ये सीसॉ ज्योमेट्री कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? सीसॉ, या इसी को बोला जाता है इर्रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। क्या बोला जाता है? इर्रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। अच्छा, सीसॉ या इर्रेगुलर टेट्राहेड्रॉन क्यों कहते हैं समझ लेते हैं। इसको यदि थोड़ा सा इधर ध्यान से देखोगे ना, इधर से ध्यान से देखो, तो ये आपको झूला ऐसे ही दिखता है ना। ये स्टैंड हो गया और इधर एक व्यक्ति बैठ गया और एक व्यक्ति किसी को इधर बैठा दो, तो ये झूला हो गया ना। सेम वे में ये झूला है, इसका 2 स्टैंड, ये दोनों स्टैंड हो गया और ये ऊपर बैठने वाला हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से इसको सीसॉ या इसी को इर्रेगुलर टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थोड़ा बैंड हो गया इसलिए इसे इर्रेगुलर टेट्राहेड्रॉन कह देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 5 लोन पेयर 1, ये सेकंड केस था।
थर्ड केस क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 लोन पेयर 2। तो थर्ड केस पे भी आ जाते हैं हम लोग यार जल्दी से। इलेक्ट्रॉन पेयर 5 लोन पेयर, ये केस 3 है, लोन पेयर 2। तो अगेन लोन पेयर 2 है तो दोनों लोन पेयर कहाँ आना चाहिए बताओ, इक्वेटोरियल पे ही आना चाहिए। बॉन्ड जो आपका आएगा वो इक्वेटोरियल में एक्सियल में जाएगा। देखो यार ये लोन पेयर जो है आपका इक्वेटोरियल में आ गया, जो बॉन्ड होगा एक तो इक्वेटोरियल पे रहेगा, बाकी 2 एक्सियल पे। अब बताओ कौन सा शेप दिख रहा है, हाँ तो इसको ध्यान से देखो तो आपको ये टी शेप दिख रहा है। देखो यार ध्यान से, ये एक बॉन्ड ऐसा, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, यही बच रहा ना, यहाँ ए बी बी, तो इसलिए इसका नाम होता है टी शेप। आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है पता है, इसमें आपको एक ही मॉलिक्यूल का 3-4 स्ट्रक्चर बना के दे देगा। कहीं लोन पेयर को इधर रख देगा, 2 लोन पेयर को अभी यहाँ पेयर का, कभी दोनों लोन पेयर को एक ऊपर एक नीचे लोन पेयर को रख देगा, एक में एक लोन पेयर को यहाँ रखेगा, एक लोन पेयर को यहाँ रखेगा। कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, इस तरह के ऑप्शंस बनाए जाते हैं स्ट्रक्चर बनाकर। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए, आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा लोन पेयर कहाँ आता है, कौन इक्वेटोरियल कौन एक्सियल पोजीशन पे आएगा, ये सारी चीज़ों का। तो अभी हम बहुत सारे केस, अभी एग्जांपल और भी बहुत सारा लेने वाले, जिससे कि पूरा कॉन्सेप्ट जो आपका क्लियर हो जाए अच्छे से, और कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आपका बचना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये केस 3 हो गया, और इसमें जो लास्ट केस है केस 4, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 और लोन पेयर 3। तो अब देखो 3 लोन पेयर, तीनों के तीनों लोन पेयर कहाँ आना चाहिए, तो ऑलरेडी बताएं तीनों के तीनों लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे आना चाहिए। तो चलो यार इक्वेटोरियल पोजीशन पे हम तीनों के तीनों लोन पेयर को लगा देते हैं। अब एक बी ऊपर और एक बी नीचे आ जाएगा। ज्योमेट्री बता दो यार शेप क्या होगा। तो लोन पेयर को यार गायब कर दो, क्या दिख रहा है, ए ऐसा, ऊपर भी बी नीचे भी बी, क्या दिख रहा है, बिल्कुल यार लीनियर बोल दे, हम बोल सकते हैं ना यार, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आपका लीनियर ज्योमेट्री हो गया, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर 5 में सारा केस देख चुके हैं। तो नेक्स्ट जो आता है इलेक्ट्रॉन पेयर 6 आता है। तो चलिए मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर 6 के लिए। इलेक्ट्रॉन पेयर 6, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 6 का पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें किस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको। देखिए इसमें एक स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर प्लेन, और उस स्क्वायर प्लेन के ऊपर नीचे 2 एटम लगा रहता है। दिख रहा है, ये स्क्वायर प्लेन है, यानी एक स्क्वायर है उसके ऊपर और एक इसके नीचे। यदि लोन पेयर 0 है तो ये ज्योमेट्री को हम लोग स्क्वायर बाई पिरामिडल कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल कैसे कहते हैं समझाते हैं। पहले यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसमें वैसा कुछ खास नहीं है। इसमें यदि कहीं लोन पेयर आ रहा है, ध्यान सुनना, इसमें यदि कहीं लोन पेयर आ रहा है तो इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना तुम लोग। इसमें ये नहीं कि भाई ये स्क्वायर प्लेन को हम ये क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेन वाले को हम लोग कह दिए इक्वेटोरियल और ऊपर वाले को एक्सियल कह दिए, ये गलती मत करना। इसमें सारे पोजीशन आइडेंटिकल होते हैं। इक्वेटोरियल और एक्सियल का केस हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर 5 के केस में ओनली करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर 6 के केस में हम ये बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहला लोन पेयर कहीं भी आ सकता है, लोन पेयर कैन ऑक्यूपाई एनी पोजीशन। और दूसरा पॉइंट, यदि 2 लोन पेयर आ जाए तो 2 लोन पेयर आपके 180 डिग्री पे होने चाहिए, बस ये चीज को ध्यान रखिएगा। 2 लोन पेयर यदि है तो 2 लोन पेयर विल ऑक्यूपाई ऑपोजिट पोजीशन और एनी ऑपोजिट। अब इसमें ये 2 लोन पेयर के लिए कोई जरूरी नहीं है, अरे यार 2 लोन पेयर कोई जरूरी नहीं कि भाई हम ऊपर और नीचे ही रखेंगे। ये 2 लोन पेयर कोई भी ऑपोजिट में आ सकता है, यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, लेकिन 90 पे मत रखना। पता चला एक लोन पेयर यहां कहीं भी हम बोल दिए तो तुम लोग कहीं भी रख दिए 90 पे, नहीं 90 पे नहीं 180 पे कहीं भी चलेगा। तो 2 लोन पेयर ऑक्यूपाई एनी ऑपोजिट पोजीशन। कोई भी 2 ऑपोजिट पोजीशन को लोन पेयर ऑक्यूपाई कर सकता है। तो चलो यार अब हम लोग एक एक करके, इसमें भी जो 3 केस है, लोन पेयर 0, लोन पेयर 1, लोन पेयर 2, ये 3 केस है, तीनों केस को अच्छे से देख लेते हैं। केस 1 इलेक्ट्रॉन पेयर
6 लोन पेयर 0। तो जस्ट अभी देखे ही हम लोग A B B B B, ऊपर नीचे भी आया B B। इसको देखना यार, थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करना तुम लोग। चारों वर्टेक्स से मिला दो, देख रहे हो ऊपर से घर टाइप का बन गया, इसको हम ऑक्टाहेड्रल। अभी केवल ऊपर से पिरामिड बना, यानी ऊपर पहले एक स्क्वायर था, उस स्क्वायर का हम लोग सेंटर पकड़े, उस सेंटर को से जस्ट ऊपर गए और उसको चारों कॉर्नर से वर्टेक्स से मिला दिए, तो ये स्क्वायर पिरामिडल कहलाएगा। सेम वे में नीचे गए, नीचे वाले को भी चारों वर्टेक्स से मिला दिए, तो नीचे से पिरामिड बन गया। बेस से स्क्वायर, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है स्क्वायर बाय पिरामिडल, और इसी को हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल भी। क्यों ऑक्टाहेड्रल कह रहे हैं? क्योंकि जिसमें टोटल 8 फेसेस प्रेजेंट है। कैसे देख लो यार, एक इधर से आएगा, कहने का मतलब स्क्वायर लिए थे, उसको चारों पॉइंट से ज्वाइन कर दिया था, तो एक फेस इधर, 2 इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर, 4 इधर, 5 6 7 8, मतलब 4 ऊपर 4 नीचे, 8 फेस रहेगा। ये बीच वाला स्क्वायर नहीं दिखेगा बाहर से, जब हम देखेंगे तो केवल हमको 8 फेस ही दिखेगा, 8 ट्रायंगुलर फेसेस दिखेंगे। तो इसलिए इसका जो शेप है वो आपका स्क्वायर बाई पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल हो जाता है। क्लियर है ये चीज़? तो ये केस 1 की हम बात की अभी, इसी में अब हम बात करेंगे केस 2 का। केस 2 में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर तो 6 रहेगा, लेकिन लोन पेयर कितना आ जाएगा 1। अब एक लोन पेयर है तो ये कहीं भी आ सकता है। मान लो हम लोन पेयर को नीचे रख देते हैं, कोई दिक्कत? हमने बोल दिया ना एक लोन पेयर है तो कहीं भी आ सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा ध्यान से देखो, तो अब ये ज्योमेट्री कौन सा बन गया, ध्यान से देखो। तो अब इसको चारों से ज्वाइन कर दो, लोन पेयर को तो गायब कर देना है ना, लोन पेयर को तो गायब कर देना है। तो क्योंकि शेप जब बताना होता है लोन पेयर को कंसीडर नहीं करना है, तो लोन पेयर को यदि हम गायब कर दे तो केवल ऊपर से एक पिरामिड बचा। बेस स्क्वायर है, इसलिए नाम क्या बोल देंगे, स्क्वायर पिरामिडल। समझ में आ रहा है स्क्वायर पिरामिडल क्यों कहें? तो ये आपका हो गया स्क्वायर पिरामिडल। और केस 3 इलेक्ट्रॉन पेयर 6 लोन पेयर 2। अब यदि लोन पेयर 2 आ जाए तो आप ही लोग बताइए, 2 लोन पेयर को कहाँ रखेंगे? तो कोई भी 180 पोजीशन पर रख सकते हैं। थोड़ा आसानी से समझने के लिए हम इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर को ऊपर नीचे रख देते हैं। तो इस तरह से बी 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 बी, इसमें देखना, इसमें क्या हो गया, ऊपर और नीचे लोन पेयर गायब कर दो तो आपको केवल क्या मिल रहा है, स्क्वायर, और साथ में हम बोल सकते हैं प्लेन हो चुका, ये प्लेनर स्ट्रक्चर हो चुका ना, ये तो 3D स्ट्रक्चर रहा ही नहीं। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन पेयर 6 के भी 3 जो केस थे उसको हमने समझ लिया। तो यार इलेक्ट्रॉन पेयर 5, इलेक्ट्रॉन पेयर 6, इसमें थोड़ा नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इलेक्ट्रॉन पेयर यदि हम 5 की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पेयर 5 में लोन पेयर 0 था, तो ज्योमेट्री शेप क्या आ रहा था, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। याद है ना, ट्राइंगल बनाए थे ऊपर नीचे पिरामिड, तो ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल। इलेक्ट्रॉन पेयर 5 की हम बात कर रहे हैं, लोन पेयर 0 तो ट्राइंगुलर बाय पिरामिडल। एक लोन पेयर आता था तो एक लोन पेयर को कहाँ रखते थे, याद आ रहा है? लोन पेयर यदि आ जाए तो आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में, और ज्योमेट्री शेप जो है आपका सीसा हो जाता है। लोन पेयर 2 आ जाए टी शेप, 3 आ जाए लीनियर, 4 की तो बात नहीं करेंगे। 6 में लोन पेयर 0 तो ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल। लोन पेयर 1 आ जाए स्क्वायर पिरामिडल, 2 लोन पेयर आ जाए तो ऊपर नीचे रख दो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 6, लास्ट जो बचता है केस हुआ है हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर 7। तो हम लोग उसकी भी बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर 7 का। इलेक्ट्रॉन पेयर 7, तो इसमें देखो पहला केस 1 केस 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 7 लोन पेयर 0। तो इसमें आपका जो ज्योमेट्री होता है वो बिल्कुल ए, और यहां पे आपका ये देखो यार, ये आपको याद रखना है, बी इधर भी बी, और ये सारे वर्टेक्स पे आपका बी आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं पेंटागन बेस है, ऊपर नीचे पिरामिड है, तो क्या बोलना चाहिए तुम ही लोग बता दो। तो ऊपर नीचे से भी 5 को हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, पेंटागोनल, ऊपर से पिरामिड, फिर से में नीचे से पिरामिड बनेगा।
तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल बन जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर 7 लोन पेयर 0, इसका नाम हो जाएगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री शेप। और यदि दूसरा केस हम केस 2 की बात करें इसमें, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 7 और लोन पेयर 1, तो इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो आपका एडवांस एग्जाम में भी आ चुका है इससे पहले, XgF6। इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर 7 लोन पेयर 1 होता है। इसका ज्योमेट्री जो होता है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है इसको, ये अलग से याद रखना है आपको, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, या इसी को बोला जाता है कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन, कैप्ड ऑक्टाहेड्रॉन। इसका ज्योमेट्री बिल्कुल देखो यार ऑक्टाहेड्रल जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। XgF6 दिख रहा है, ये XgF6 है। इसमें से एक लोन पेयर आ गया, 7 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है जिसमें से 6 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, तो 6 बॉन्ड पेयर दिख रहा होगा, 4 5 6 फ्लोरीन के द्वारा 6 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर बचा है। वो लोन पेयर आपका कोई इस तरह से पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेता, और ये लोन पेयर के आने की वजह से क्या होता है, ये जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री था ना वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है। डिस्टॉर्ट का मतलब थोड़ा सा इसका फिगर जो है, शेप जो है वो बिगड़ जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसी को बोला जाता है कैप्ड ऑक्टाहेड्रल। कैप्ड क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के ऊपर ये कैप की तरह लोन पेयर दिखता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है कैप्ड ऑक्टाहेड्रल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये बात उम्मीद करते हैं कि जो भी हम एग्जाम्पल यहाँ पे समझाने की कोशिश की आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इजी वे में समझाया आप लोगों को, आप लोग कुछ भी रटने की ज़रूरत, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हो। नहीं तो यार देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है जो आपको रटे बिना काम नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मैं चीज़ों को इस तरह से समझा रहा हूँ कि आपको रटने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए यार यदि नहीं समझ में आ रहा हो कहीं, तो उसको यार थोड़ा सा वीडियो को रिप्ले करके देखो, समझने की कोशिश करो रटने की बजाय। अब टेबल मैंने इतना बड़ा टेबल तो लिखवा दिया, लेकिन आप यदि सोच रहे हो कि टेबल याद रख लोगे और आपको एग्जाम के समय भी टेबल याद रह जाएगा, तो दैट इज रियली नॉट पॉसिबल। तो देखो यही है वो टेबल, स्क्रीनशॉट ले लेना, खुद से एक बार जितना भी ज्योमेट्री हम शेप बताए ना, खुद से आप लोग ड्रॉ करने की कोशिश करना। बाय द वे अभी हम कुछ मॉलिक्यूल्स का ज्योमेट्री ड्रॉ करना सिखाते हैं, किस तरह से किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री को ड्रॉ करते हैं। इस टेबल का जरूरत पड़ेगा, यदि समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार रिवाइज कर लो चीज़ों को, और जो भी मैं एग्जांपल आगे देने वाला हूं आप लोग कोशिश करो खुद से उसका शेप को ड्रॉ करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे कुछ हम लोग मॉलिक्यूल का शेप ड्रॉ करना सीख लेते हैं। तो अब हम लोग एक एक करके मॉलिक्यूल्स का शेप ड्रॉ करेंगे। जैसे CH4, आप लोग जितना भी एग्जांपल दे रहे हैं, पहले तो यार आप वीडियो पॉज करके खुद से कोशिश करना उस मॉलिक्यूल का शेप को ड्रॉ करने की, फिर आप प्ले करना वीडियो को। तो सबसे पहला काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना। ऑलरेडी आपको सिखा चुके हैं यार इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकालते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, अदर आइटम 4 और डिवाइडेड बाय 2, तो 4 + 4 8, 8/2 4। बॉन्ड पेयर कितना है यहाँ पे 4, लोन पेयर कितना है 0। ऐसे भी बताएं कि जब आपको शेप ड्रॉ करना तो आपको दो ही चीज की जरूरत पड़ेगी, एक तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और दूसरा लोन पेयर। अब इलेक्ट्रॉन पेयर 4 लोन पेयर 0, थोड़ा सा दिमाग पर जोर दो और सोचो कि इसका शेप क्या होता था। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 लोन पेयर 0 क्या होता था ज्योमेट्री याद आ रहा है? टेट्राहेड्रल। क्या होता था? टेट्राहेड्रल। और इसी टेट्राहेड्रल में अब देखो यार मैं रिलेट करता जा रहा हूं ताकि यार आपको यहीं पे याद हो जाए वो पूरा टेबल आपका। तो 4 यदि बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 0 है, तो ये टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पे CH4 का जो ज्योमेट्री हो जाएगा वो आपका CHH टेट्राहेड्रल हो जाता है। तो इस तरह से आपका CH4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। फिर हम आते हैं NH3। NH3 का देखो इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लो आप पहले, तो 5 अदर आइटम 3, 5 + 3 8/2, कितना आ गया यहाँ से 4। लोन पेयर डायरेक्ट में लिख दूं कितना, बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा पहले चलो यार बॉन्ड पेयर ही बता दो आप लोग। तो बॉन्ड पेयर अदर आइटम के बराबर, लोन पेयर कितना हो जाएगा, तो 4 - 3 1। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 लोन पेयर 1। यदि इलेक्ट्रॉन पेयर 4 आ गया तो आपके दिमाग में पहले तो ये टेट्राहेड्रल बन जाना चाहिए। अब इसमें हमको एक लोन पेयर आ गया, तो एक लोन पेयर आ गया तो आपको हमने क्या बताया, जहां लोन पेयर है उस वहां से एक बॉन्ड को हटा लो। क्या दिख गया, क्या दिख गया? ट्राइगोनल पिरामिडल। तो इसलिए इसका जो ज्योमेट्री हो जाएगा वो ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा।
तो जैसा टेट्राहेड्रल था बस उसी टेट्राहेड्रल में क्या करना, एक जगह जहाँ बॉन्ड पेयर था उस जगह पे लोन पेयर लगा दो। इस तरह से आपको ये पिरामिडल शेप मिल गया। थर्ड H2, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना है। सेंट्रल एटम कौन होगा, ऑक्सीजन, जिसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 6 प्लस अदर आइटम कितना 2/2। तो इस तरह से ये भी आया 4, लेकिन यहाँ बॉन्ड पेयर कितना आएगा 2, तो लोन पेयर कितना आ जाएगा 2। अब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है जिसमें से 2 लोन पेयर आ गया, यानी अभी तो हम एक ही लोन पेयर रखे थे। लोन पेयर आ रहा मतलब एक बॉन्ड हटाते जाओ, क्या बच गया, क्या बच गया, बेंट। तो इस तरह से इसका ज्योमेट्री शेप जो हो जाएगा वो आपका बेंट हो जाएगा। तो O इधर भी H इधर भी H और 2 लोन पेयर, ये आपका बेंट हो गया। समझ आ रहा बात। तो चलो और भी हम लोग कुछ मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। PCl5, ये चौथा PCl5। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लो। सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, फास्फोरस। फास्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 5, अदर एटम कितना 5/2, तो ये 10/2 दैट इज 5 आया। बॉन्ड पेयर की बात कर लेते हैं हम लोग। बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा 5, लोन पेयर कितना हो गया 5 - 5 6। अब जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आ गया तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाला ज्योमेट्री तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे P और यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl, यहाँ पे भी Cl। तो इस तरह से ये जो ज्योमेट्री है ये आपका क्या कहलाएगा, PCl5 का शेप। और इसका शेप का नाम क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्लियर। अच्छा, इस ज्योमेट्री में आपको कुछ चीजें याद रखनी है। ये जो बॉन्ड कहलाता है ना, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं एक्सियल बॉन्ड। क्या कहते हैं इसे, एक्सियल बॉन्ड। ये क्या कहलाता है, ये सब जो बॉन्ड दिख रहा है, ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये कहलाता है इक्वेटोरियल बॉन्ड। यहां पे एक सवाल जो पूछा जाता है वो ये कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में कौन सा बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा, एक्सियल बॉन्ड जो होता है, एक्सियल बॉन्ड इज लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, लार्जर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। यानी ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये वाला लार्जर होता है देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। ऐसा क्यों होता है, तो रीजन समझने की कोशिश करना। यहां पे देखो जो एंगल होगा ये आपका 120 डिग्री का एंगल होगा, लेकिन यदि हम एक्सियल और यहां पे इस दोनों के बीच का एंगल समझे तो ये कितना एंगल होगा, जरा इमेजिन करो। एक ट्रायंगल में और एक ऊपर है, तो ऊपर वाला उस जो इक्वेटोरियल है उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 3D में थोड़ा सोचो, तो ये आपका 90 डिग्री बन रहा होगा एंगल। तो इस तरह से यहाँ पे 90 डिग्री है, तो कौन सा वाला जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होगा ज्यादा रिपल्सन फील करेगा, एक्सियल बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्सन फील करेगा या फिर ये इक्वेटोरियल बॉन्ड वाला रिपल्सन ज्यादा फील करेगा। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड पे जो रिपल्सन लग रहा है वो 120 डिग्री एंगल पे है सारे बॉन्ड, लेकिन एक्सियल पे 90 डिग्री पे। तो एक्सियल बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज्यादा रिपल्सन फील कर रहा होगा क्योंकि वो कम एंगल पे, इसलिए रिपल्सन के कारण ये इलेक्ट्रॉन दूर भाग जाता है और इसलिए बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाता है। समझ में आ रहा लॉजिक। एक्सियल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ये 90 डिग्री पे तो रिपल्सन ज्यादा है। यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर जो है ना, ये सब 120 डिग्री पे, ये एंगल 120, ये 120 के डिग्री पे एंगल पे है। तो यहाँ पे रिपल्सन रिलेटिवली कम लगता है, इसलिए ये बॉन्ड रिलेटिवली शॉर्टर। यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा, इसलिए बॉन्ड लेंथ बड़ा। इसलिए PCl5 आपका ब्रेक हो जाता है जनरली PCl3 प्लस Cl2 में। और ये Cl2 कौन सा होता है, जो एक्सियल बॉन्ड जो होता है। अच्छा, इसी को हम लोग आगे ये भी लिख सकते हैं, आपसे ऐसा भी सवाल पूछ सकता है, विच बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर, विच बॉन्ड इज वीकर। तो देखो, एक्सियल बॉन्ड इज लार्जर, एक्सियल बॉन्ड यदि बड़ा है, ये बॉन्ड बड़ा है, तो ये बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग की वीक, तो ये वीक हो जाएगा। तो इसलिए ये भी एक सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए याद रखिएगा, एक्सियल बॉन्ड्स आर weaker than इक्वेटोरियल बॉन्ड। समझ में आ रहा है, यहां पे एक्सियल बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया आपका PCl5 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस स्ट्रक्चर के लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट एग्जांपल हम बात करते हैं। मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बोल दिया जाए PF3Cl2, इसका स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करोगे, कैसे ड्रॉ करोगे। तो देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, आप भी कोशिश करना,
तो पता चला आप PF3Cl2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का ड्रॉ कर दिए, ClCl यहाँ लगा दिए, यहाँ फ्लोरीन लगा दिए। देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, देखो भाई कितना अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है देख के। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करे तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपको हमने एक पॉइंट लिखवाया था जब इलेक्ट्रॉन पेयर 5 के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन, डबल बॉन्ड ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। तो वहां पे ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट जो था वो अब आपको जाके समझ में आ रहा होगा। देख लो यार, मैं एक बार बता देता हूं कहां पे ये पॉइंट लिखवाया था मैं। हाँ देखो यार, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर 5 के केस में ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, डबल बॉन्ड यदि कहीं आता दैट विल आल्सो ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इसलिए यार ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपसे गलती करवा सकता है और आपको गलती नहीं करनी है। हाँ, तो अब ये जो स्ट्रक्चर बनाया हो ये क्या हो गया? रॉन्ग। सही स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए हम फ्लोरीन को एक्सियल पे भेज देंगे। अब जो फ्लोरीन बच गया उसको कहीं भी लगा दो, सब चलता है। ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल होते हैं इक्वेटोरियल वाले, इसलिए ऐसा नहीं कि फ्लोरीन को हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी, बट ऊपर नीचे मत लगाना। समझ में आ रहा? तो ये PF3Cl2 का सही स्ट्रक्चर होगा। क्लियर? चलिए, अच्छा एक इसमें एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन इसमें है PF5, जैसे PCl5 में भी हमने आपको बताया ना, तो PF5 में एक चीज याद रखेंगे, इसमें एक्सियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होता है ना आपका सब का सब आइडेंटिकल होता है। अभी जैसे मैंने PCl5 में बताया कि एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर, लेकिन PF5 में क्या? ऑल बॉन्ड्स आर आइडेंटिकल। यहां पे कोई भी बॉन्ड छोटा नहीं, कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी वीक नहीं, कोई भी स्ट्रांग नहीं, सब बॉन्ड आइडेंटिकल होते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन के तौर पे आप याद रख सकते हैं, लेकिन PCl5 में ऐसा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे आते हैं। SF4, इसका ज्योमेट्री ड्रॉ करना है आपको, थोड़ा कोशिश करो इसका ज्योमेट्री शेप को ड्रॉ करने की। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना? सेंट्रल एटम सल्फर 6 प्लस अदर एटम कितना? 4/2 इक्वल टू कितना आ गया? 10/2 5 आ गया। क्लियर? बॉन्ड पेयर कितना लिखेंगे यहाँ पे? तो बॉन्ड पेयर देखो कितना है? 4 है ना। लोन पेयर कितना हो जाएगा? तो 5 - 4 1। अब थोड़ा सा सोचो, दिमाग पे जोर दो और बताओ इसका शेप क्या होना चाहिए। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर 1 लोन पेयर, थोड़ा सा सोचो। तो इलेक्ट्रॉन पेयर 5 है, लोन पेयर 1 आ गया, तो लोन पेयर को कहाँ पे रखोगे? इक्वेटोरियल पे कि एक्सियल पे? तो लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इसलिए इक्वेटोरियल पे जब हम रखेंगे तो ये लोन पेयर ऑक्यूपाई कर लेगा और ऊपर नीचे ये सब क्या आ जाएगा? यहाँ पे फ्लोरीन फ्लोरीन आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इस ज्योमेट्री, इस शेप का नाम क्या लिखते हैं? तो ये देखो आपको झूला दिख रहा है, इसको उल्टा कर दो भाई, दिख जाएगा झूला। तो यार ये सब थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, एक बार रिवाइज भी करना पड़ेगा जो बताएं। हो सकता है कि भाई एक बार में याद ना हो, तो आपको यार खुद से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके लिए। तो यहाँ पे SF4 का ज्योमेट्री क्या लिख दें? C शार्प। समझ आ रही बात? हाँ, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। XeOF2। चलिए कोशिश कीजिए इसका स्ट्रक्चर बनाने की। देखो खुद से पहले कोशिश करना। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा? ज़ेनॉन 8, अदर एटम कितना ले लेंगे? 2। ऑक्सीजन को नहीं लेते हैं अदर एटम में, /2। तो कितना आ गया? 8 + 2 10/2 5। बॉन्ड पेयर कितना लिख दें? तो बॉन्ड पेयर में आपका 2 फ्लोरीन और 1 ऑक्सीजन, 3 हो जाएगा। लोन पेयर में कितना हो जाएगा? 5 - 3 2। अदर एटम में हम ऑक्सीजन को काउंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर में ऑक्सीजन को काउंट नहीं करते हैं। तो यहां से आ गया 5 2। अब जरा सोचो, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर 2 लोन पेयर, क्या होना चाहिए शेप? तो याद आया? हाँ, टी शेप। तो टी शेप को किस तरह से ड्रॉ करेंगे? Xe
कितने लोन पेयर आ रहे हैं? 2 2 लोन पेयर है तो कहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा? दे विल ऑक्यूपाई लोन पेयर इक्वेटोरियल। तो 2 आ गया आपका लोन पेयर इक्वेटोरियल में, और एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड बनाता है, तो डबल बॉन्ड जो है वो कहाँ आना चाहिए? इक्वेटोरियल पे, इसलिए हम ऑक्सीजन को इक्वेटोरियल पे रखेंगे। और ये आपका एक्सिओ, अच्छा 2 फ्लोरीन है, ऐसे भी सोच सकते थे। फ्लोरीन आपका क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फ्लोरीन यदि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो कहाँ आना चाहिए? एक्सियल पे। तो ये आपका XeO F2 का शेप क्या हो गया? टी शेप दिख रहा है। देखो यार, लोन पेयर को गायब कर दो, लोन पेयर को उड़ा दो दिमाग से, तो क्या दिख जाएगा? टी शेप दिख जाएगा, इसलिए इसका शेप टी शेप हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। I3- या ICl2- की हम बात कर लेते हैं। ICl2- या I3- भी सेम होता है, बस यहाँ पे 2 Cl के जगह पे यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हो कि 2 आयोडीन आ गया, इसलिए I3- हो गया, बाकी सब सेम है। इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेते हैं। मान लो हम ICl2 की बात कर लेते हैं। 7 प्लस अदर आइटम कितना? 2। माइनस चार्ज के लिए +1 लिख देते हैं, याद है। अब बाई क्या कर देंगे? 2। तो 7 2 9 1 10/2 दैट इज 5। बॉन्ड पेयर कितना लिखेंगे? तो अदर आइटम 2 है, लोन पेयर कितना हो गया? 5 - 2 3। ये इसके लिए भी सेम चीज आएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर आप इसके लिए भी निकालते हो तो सेम आएगा। एक आयोडीन आपका सेंट्रल होगा, 2 आयोडीन जो बच गया वो आपका सराउंडिंग अदर आइटम में काउंट हो जाएगा। तो 7 प्लस अदर आइटम 2, माइनस चार्ज के लिए +1 5। अगेन बॉन्ड पर यहाँ पे भी 2 आएगा, क्यों? एक सेंट्रल है तो 2 अदर आइटम में काउंट हो जाएगा, और 5 - 2 लोन पेयर 3 आ जाएगा। क्लियर? अब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर 3 है, तीनों के तीनों लोन पेयर कहाँ आएंगे? इक्वेटोरियल पे आएंगे। इक्वेटोरियल पे आएंगे तो शेप क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। तो ड्रॉ कर दो यार। तो यहाँ पे 1 आयोडीन, बाकी 3 लोन पेयर, तीनों के तीनों लोन पेयर कहाँ आ गए? इक्वेटोरियल पे। तो इस तरह से आपका क्या बन गया शेप। और 2 मान लीजिए Cl2- का ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो Cl कहाँ गया? यहाँ माइनस चार्ज आपका इस आयोडीन के ऊपर रहेगा। तो इस तरह से देख सकते हो यार, बिल्कुल ये लीनियर है ना। लोन पेयर को तो गायब ही कर दो, जब शेप आपसे पूछा जाए तो आप लोन पेयर को गायब कर दोगे, तो शेप कैसा आ गया? लीनियर। समझ में आ रहा? अब देखो क्वेश्चन जब आपको दिया जाएगा ना, तो हो सकता है I3- का अलग अलग ज्योमेट्री बना दे आपको। हो सकता है लोन पेयर को 2 लोन पेयर को ऊपर नीचे लटका दे, एक लोन पेयर को इक्वेटोरियल पे रख दे। हो सकता है 2 लोन पेयर को यहाँ रख दे, एक लोन पेयर को यहाँ रख दे। एक केस ये भी देगा, 3 लोन पेयर यहाँ, ऊपर नीचे Cl आ जाएगा। तो इस तरह के अलग अलग ऑप्शंस में स्ट्रक्चर बना के दे सकते हैं। आपको आना चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई लोन पेयर कहाँ रहेगा, नहीं रहेगा, इसका ज्योमेट्री शेप क्या होगा। समझ रहे हो? तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, स्ट्रक्चर खुद से ड्रॉ करने आना चाहिए। चलिए और कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग। SF6 की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है यहाँ पे SF6 में? चेक करो। तो सेंट्रल आइटम 6 प्लस अदर आइटम 6/2 कितना आ गया? 6। बॉन्ड पेयर भी 6। लोन पेयर कितना हो गया फिर? 0। अब 6 लोन पेयर 0, याद करो, थोड़ा दिमाग पे जोर दो। क्या आना चाहिए शेप इसका? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल है तो F यही होता है ना ऑक्टाहेड्रल। खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करना यार तुम लोगों को, तभी सीख पाओगे। यदि केवल देखते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। कॉपी पेन पे उठाओ और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की हैबिट डाल लो। ये SF6 हो गया। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, XeOF4। चलिए इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेते हैं। सेंट्रल आइटम कौन है यहाँ पे? जेनॉन। जेनॉन के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 8 प्लस अदर आइटम हम 4 लेंगे, ऑक्सीजन को नहीं लेंगे, /2। तो 8 + 4 12/2 कितना आ गया? 6। बॉन्ड पेयर कितना लिख देंगे? 4 + 1 5। बॉन्ड पेयर में ऑक्सीजन को लेते हैं। लोन पेयर कितना आ जाएगा? 6 - 5 1। अब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर 1। 6 जैसे ही आया आपके दिमाग में स्क्वायर बाइपिरामिडल वाला छप जाना चाहिए पिक्चर। अब उसमें एक लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर कहीं भी रख सकते हैं, तो हम जनरली ऊपर रख देते हैं, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री क्या बनता है? हाँ याद करो जरा, स्क्वायर पिरामिडल। तो इसलिए यहाँ पे एक्सी है। अब एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर हम मान लो नीचे रख दिए, बाकी जो 4 जगह है ना उस पर हम 4 जगह पे फ्लोरीन रख दिए। हालांकि कहीं भी फ्लोरीन कहीं भी ऑक्सीजन रख सकते हैं, इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आप ऑक्सीजन को ऊपर रखोगे और फ्लोरीन को नीचे रखोगे। आपका मन करे तो ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड को यहाँ पे भी रख सकते हो। यदि मान लो कोई ऐसा शेप दिया हो आपको बना के, इसमें ऑक्सीजन यहाँ पे हो डबल बॉन्ड हो, तो भी चलता है। हाँ लेकिन अब पता चला XeOF4 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल वाले शेप में बना के दे रहा है, तो फिर गलत हो जाएगा। इस स्क्वायर बाइपिरामिडल जैसा भी बना के दे सब चलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट
XgF4 है मान लीजिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 + 4/2, तो 12/2 कितना हो गया 6। बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर कितना आ गया यहाँ पे 2। अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर 2। थोड़ा सा सोचो और बताओ यार क्या होना चाहिए इसका शेप। तो Xg और 4 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन आप यहाँ पे रख दो और 2 लोन पेयर है। 2 लोन पेयर को कहीं भी रख सकते हो 180 पे, बस कंडीशन यही है। 2 लोन पेयर को आपको मन करे तो इधर भी रख सकते थे, इधर भी रख सकते थे, कंडीशन है कि 180 पे होना चाहिए 2 लोन पेयर। तो इस तरह से आपको शेप क्या मिल गया, स्क्वायर प्लेनर। यहां पे क्या मिल गया आपको, स्क्वायर पिरामिडल। ये आपको क्या मिल गया, स्क्वायर बाय पिरामिडल। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्टाहेड्रल भी लिखते हैं। क्लियर। तो इस तरह से हमने इतने सारे मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री ड्रॉ करना सीख लिया है। तो उम्मीद करते हैं यार अब तुम लोग खुद से भी सारे मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल हम लोग कर लिए हैं। जहां पे भी जो भी डाउट्स वाली पॉसिबिलिटीज थी वो सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। अब आप लोग कहीं के भी क्वेश्चंस उठा के बना सकते हो, बशर्ते कि जितना भी आप लोग को हमने पढ़ाया आज के इस लेक्चर में उसको आप अच्छे से समझ लो पहले, तो फिर नो डाउट आपसे हर एक क्वेश्चन, कहीं का भी क्वेश्चन उठाते हो तो जरूर बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये जो वेस्पर थ्योरी वाला पार्ट था उसको हम लोग यहीं पे ऐड करते हैं। नेक्स्ट डे नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे हम लोग। फिलहाल के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।